हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि फ़ोटो रेस्पिरेशन मतलब कि प्रकाश श्वसन क्या होता है। C2 चक्र में जिसे हम प्रकाश श्वसन ही कहते हैं, क्या क्या अभिक्रियाएं होती है और फोटो रेस्पिरेशन का क्या महत्व है और प्रकाश श्वसन और श्वसन में क्या अंतर होता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि प्रकाश श्वसन क्या होता है। कोशिकीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, परंतु प्रकाश श्वसन की क्रिया कोशिका के 3 कोशिकांगों क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है, तो प्रकाश श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? यह 3 कोशिकांगों CPM यानी कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यह प्रकाश संश्लेषी कार्बन ऑक्सी चक्र भी कहलाता है। इसे C2 चक्र या ग्लाइकोलेट चक्र कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रथम स्थायी यौगिक 2 कार्बन यौगिक ग्लाइकोलेट बनता है। ठीक है, इसे C2 चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो बनता है ग्लाइकोलेट वह 2 कार्बन वाला यौगिक होता है, इसलिए इसे C2 चक्र भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो इसमें निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में क्या अभिक्रियाएं होती है वो देखते हैं। तो इसमें फास्फोग्लिसरिक अम्ल व ग्लाइकोलिक अम्ल का निर्माण होता है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में RUBP जिसे राइबोलोज 1,5 बाईफास्फेट कहते हैं, ऑक्सीजन से RUBP ऑक्सीजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करता है। RUBP एक एंजाइम होता है जो ऑक्सीजन की अधिकता में ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करता है, जबकि CO2 की अधिकता में यह कार्बोक्सिलेज की भांति कार्य करता है। अब RUBP ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल का निर्माण करता है और 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड भी बनते हैं। सेकंड स्टेप में फास्फोग्लाइकोलिक एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइकोलेट का निर्माण करता है और फास्फोरिक अम्ल का निर्माण होता है। ग्लाइकोलेट एक 2 कार्बन वाला यौगिक होता है जो फास्फोग्लाइकोलिक एसिड के फास्फेट ग्रुप को त्यागने से बनता है। अब यह ग्लाइकोलेट सेकंड स्टेप में पेरोक्सिसोम में जाता है। अब हम देखते हैं कि पेरोक्सिसोम में क्या अभिक्रिया होती है। तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन से क्रिया करता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में और ग्लाइओक्सिलेट बनता है। इसके साथ ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटालेज एंजाइम की उपस्थिति में पुनः जल में तथा ऑक्सीजन को मुक्त करता है। तीसरे स्टेप में यह ग्लाइओक्सिलेट वियमिनीकरण क्रिया करता है। वियमिनीकरण क्रिया में ग्लाइओक्सिलेट ग्लूटामिक एसिड तथा NH3 से जुड़ता है तथा 2 मोल ग्लाइसिन जो कि एक एमिनो एसिड है के बनते हैं और अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल बनता है। पेरोक्सिसोम में निर्मित यह ग्लाइसिन कोशिका द्रव्य में होता हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है। तो 2 मोल ग्लाइसिन के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डाईहाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में सीरीन बनाते हैं तथा अमोनिया तथा CO2 मुक्त होती है और NADH2 का निर्माण होता है। टोलबर्ट ने सीरीन निर्माण की क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में CO2 निकलती है। इसी आधार पर इस प्रक्रिया को प्रकाश श्वसन कहा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि श्वसन क्या क्रिया होती है। वही क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 मुक्त होती है। इसी आधार पर टोलबर्ट ने क्या कहा है कि सीरीन निर्माण की क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में CO2 निकलती है, इसलिए इसे प्रकाश श्वसन कहा। सीरीन माइटोकॉन्ड्रिया से पुनः पेरोक्सिसोम में पहुंचता है, जहां यह हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड ग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। यह सीरीन ट्रांस एमिनेज के द्वारा हाइड्रोक्सी पायरुविक एसिड में परिवर्तित होता है, जिसका अपचयन होता है और वह ग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और इस क्रिया में NADH2 का निर्माण होता है। ग्लिसरिक एसिड पुनः पेरोक्सिसोम से होते हुए क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है, जहां यह ATP द्वारा फास्फोलीकृत होकर 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण करता है, जो प्रकाश संश्लेषण में शर्करा निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो ग्लिसरिक एसिड ATP से जुड़ के 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है। अब प्रकाश श्वसन को हम डायग्राम की सहायता समझते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोलोज डाईफास्फेट ऑक्सीजन से क्रिया करता है और फास्फोग्लाइकोलेट बनाता है। अब यह फास्फोग्लाइकोलेट फास्फेट ग्रुप को त्याग देता है और ग्लाइकोलेट बनाता है। यह ग्लाइकोलेट सेकंड स्टेप में पेरोक्सिसोम में जाता है और ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइओक्सिलेट बनाता है। अब ग्लाइओक्सिलेट से ग्लाइसिन का निर्माण होता है। यह ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और NH3 ग्रुप त्याग देता है और विकार्बोक्सीकरण होता है तथा इसका अपचयन से सीरीन का निर्माण होता है। यह सीरीन पेरोक्सिसोम में चला जाता है। यहाँ पर यह हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका अपचयन होने से ग्लिसरेट बनता है।
यह ग्लिसरेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर चला जाता है। अब यह ग्लिसरेट एटीपी अणु से जुड़कर फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है, जो पुनः राइबोलोज डाइफास्फेट में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार यह चक्र जो है निरंतर चलता रहता है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश शोषण का क्या महत्व होता है। प्रकाश शोषण पौधों में क्लोरोप्लास्ट को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होने से बचाती है और रक्षात्मक और सहायक क्रिया मानी जाती है। प्रकाश शोषण की अनुपस्थिति में पौधों में स्वतंत्र ऑक्सीजन मूलकों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है, जो एक स्तर से अधिक होने पर क्लोरोप्लास्ट झिल्ली से क्रिया कर क्लोरोप्लास्ट को नष्ट कर देती है। इसलिए प्रकाश शोषण जो है पादपों के लिए आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं कि वारबर्ग प्रभाव क्या होता है। तो वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देती है। ऑक्सीजन का यह प्रभाव वारबर्ग प्रभाव कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का सिद्धांत क्या है। जब किसी प्रक्रिया की तीव्रता कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, तो उस क्रिया की दर उस न्यूनतम कारक द्वारा सीमित होती है या सबसे कम मात्रा में उपस्थित कारक द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कई कारक जैसे सूर्य का ताप, प्रकाश, जल, हरित लवक तथा CO2 भाग लेते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का नियंत्रण CO2 की मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि CO2 सबसे कम मात्रा में उपस्थित होती है। हम जानते हैं कि जो वायुमंडलीय गैसें होती है उसमें CO2 जो होती है 0.03% तक पाई जाती है, जो कि एक बहुत कम मात्रा होती है। अब हम देखते हैं कि रूबिस्को एंजाइम क्या होता है। तो यह पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। इसका पूरा नाम राइबोलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज होता है। यह एंजाइम सभी हरे पादपों व प्रकाश संश्लेषी जीवों में मिलता है। यह एंजाइम CO2 की अधिकता में कार्बोक्सिलेज की तरह कार्य करता है तथा ऑक्सीजन की अधिकता में ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है। अतः एंजाइम में दोहरी प्रकृति पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रकाश शोषण और शोषण में क्या अंतर होता है। प्रकाश शोषण, जिसे हम C2 साइकिल भी कहते हैं, यही क्रिया जो होती है केवल हरित लवक युक्त सेल्स के अंदर संपन्न होती है, जबकि श्वसन की क्रिया जो होती है सभी जीवित सेल में पाई जाती है। प्रकाश शोषण केवल प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, जबकि शोषण की क्रिया प्रकाश व अंधकार दोनों में होती है। प्रकाश शोषण की क्रिया ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता पर होती है, जबकि श्वसन ऑक्सीजन की सांद्रता पर बहुत कम निर्भर करती है। प्रकाश शोषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जबकि शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया व कोशिका ध्रुव में संपन्न होती है। प्रकाश शोषण में शोषण पदार्थ हमेशा नवनिर्मित होता है, जबकि शोषण में यह पदार्थ जो होता है नवनिर्मित या फिर बाहर से आ सकता है। प्रकाश शोषण की क्रिया में प्रयुक्त शोषण पदार्थ ग्लाइकोलेट होता है, जबकि शोषण की क्रिया में यह शोषणीय पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन होते हैं। प्रकाश शोषण की क्रिया के दौरान H2O2 का निर्माण होता है, जबकि शोषण की क्रिया में H2O2 का निर्माण नहीं होता है। प्रकाश शोषण की क्रिया में ATP अणु का निर्माण नहीं होता है, जबकि श्वसन क्रिया में ATP का निर्माण होता है। प्रकाश शोषण में ट्रांस एमिनेशन की क्रिया होती है, जबकि श्वसन की क्रिया में ट्रांस एमिनेशन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है।